वैसे ये मेरी ज़िंदगी का एक झुकता हुआ पहलू है जी। क्योंकि मैंने कभी अपने पक्ष को मीडिया के सामने रखने की कोशिश नहीं की। कहा जाता है कि महेंद्र सिंह भाटी जी से आपके राजनीतिक गुरु बताए जाते हैं। अरुण जेटली तब दिल्ली कॉलेज में थे, हम एमएच कॉलेज में थे, तो दिल्ली में भी हम लोग मैच और गेम्स में इवेंट्स में आते थे। जेटली जी और आपने खेला हुआ है। हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि जब मुलायम सिंह यादव जी ने पार्टी बनाई थी तो उस टाइम उस मुलायम सिंह जी के साथ आप भी थे। आपके बड़े बेटे हैं हाँ। विकास यादव जी। हाँ। उनका एक इंसिडेंट हुआ था। पिछले बच्चों के बीच में कोई कहासुनी हो, किसी शादी ब्याह में झगड़ा हो और उसके नतीजे ऐसे निकल के आए जो दुर्भाग्यपूर्ण हो। हाँ जी, कैसे हो आप लोग? तो ये आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, ये एक ऐसे इंसान के साथ है जिनके बारे में हमने कहानियाँ तो बहुत सुनी हैं, कुछ सच हैं, कुछ अफवाहें हैं। और आज के इस एपिसोड में हमने उनसे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करी है और जिनका जवाब उन्होंने मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है, जो हमें लगता है। बाकी आप लोग उन चीज़ों को सुनोगे तो आप भी महसूस करोगे कि कहीं न कहीं उनकी जो एक साइड मीडिया हमें दिखाता है, उसके अलावा भी उनके कई और पहलू हैं। हमने उनसे हर टॉपिक पे बात करी, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो उनके बारे में जो हमने सुना है कि माफिया, एक लीडर या एक ऐसे लीडर जो बाहुबल के लिए जाने जाते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिनका एक छत्र राज चलता है, ऐसा भी हमने मीडिया के थ्रू सुना है। लेकिन इसमें से कितना सच है, कितनी अफवाहें हैं, इन सब टॉपिक्स पे हमने उनसे बात करी। चलिए कंटिन्यू करते हैं एपिसोड के साथ। हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक है। आज आपका एक प्रोग्राम भी था और आपने उससे हमारे लिए टाइम निकाला। पहले तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। धन्यवाद। तो सर, हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे हैं और आप ही के उसके साथ कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले आपकी भी शुरुआत के साथ जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने जितना भी आपके बारे में पढ़ा है, इवन जितनी भी विकिपीडिया पे या किसी भी आप गूगल पे कहीं पे भी सर्च करेंगे आपके बारे में, तो आपके बारे में अलग अलग कहानियाँ हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि उन कहानियों में आप कितना सच देखते हैं, कितना आपको लगता है कि अफवाहें हैं। तो हम आपकी शुरुआत से ही पहले शुरू करना चाहेंगे, उसके बाद आगे की बात आपके उससे हम जानना चाहेंगे कि कैसे। वैसे ये मेरी ज़िंदगी का एक झुकता हुआ पहलू है जी। क्योंकि मैंने कभी अपने पक्ष को मीडिया के सामने रखने की कोशिश नहीं की और अगर कभी कोशिश की भी जी। तो उसको हमारे मीडिया के कुछ लोगों ने सही दृष्टिकोण से लिया नहीं। तो ये दुर्भाग्य है कि मेरे बारे में हमेशा वो अफवाहें जिंदा रहीं या वो विचार बातचीत जिंदा रहीं जो लोगों से सुनी सुनाई बातें थी। मैंने अपनी ज़िंदगी की असलियत की बताने के लिए, क्योंकि मैं घर घर जाकर तो किसी को नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे बड़ा हुआ, कहाँ पे से निकल करके किस परिवार से मैं आया। तो मैंने फिर ये सोचा कि क्यों ना मैं अपनी जीवन गाथा, अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद अपनी कलम से लिखूं, क्योंकि लिखने का मुझे आज से नहीं, काफ़ी कॉलेज के दिनों से ही शौक़ है और अब तक करीबन मेरी 6-7-8 किताबें पब्लिश भी हो चुकी हैं। अभी पिछले दिनों ही वाणी प्रकाशन, जो यहाँ का देश का बड़ा प्रकाशन है, जी। उसने मेरी वक्त साक्षी नाम की एक कविताओं की किताब को अभी वेद प्रकाश वैदिक साहब, जो एक बड़े जर्नलिस्ट थे, देश के जाने माने लोग, उन्होंने प्रगति मैदान में जो वर्ल्ड बुक एग्जीबिशन हुई थी उसमें इनोग्रेट किया था। तो मैंने फिर इस कहानी को अपनी ज़िंदगी से जो ताल्लुक़ रखने वाली घटनाएं हैं उनको अपनी कलम से लिखने की भी कोशिश की। अब आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूं कि मीडिया के सामने ना जाना मेरी भी ना समझी थी, लेकिन मीडिया के कई लोगों ने मुझे सही रूप से क्यों नहीं लिया, मैं इस बात को आज तक नहीं जानता। इसमें सर, जैसा आप कह रहे हैं कि मीडिया का भी रोल है और कहीं ना कहीं आपने भी मीडिया से दूरी बना के रखी, तो मैं उसी चीज़ से एक शुरुआत में आपसे ही एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपके बारे में कहा जाता है कि दूध का व्यापार
और दूध के व्यापार से आज आप जिस पोजीशन पे हैं यहाँ तक आए, तो वो दूध के व्यापार से रिलेटेड क्या, कब आपने दूध का व्यापार शुरू किया, कहाँ आपकी डेयरी थी, ये अलग अलग तरीके की इस चीज़ पे कहानी है, या ऐसा कुछ था भी या नहीं? देखिए, ये कोरी कल्पना तो नहीं है, जी लेकिन मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ जी वो किसानों की पृष्ठभूमि है। जी बिल्कुल। मैं एक मध्यम वर्गीय किसान का बेटा हूँ और मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। जी तो जिस तरह एक मध्यम वर्ग का किसान अपनी ज़िंदगी जीविका और अपने परिवार को चलाता है, मैं भी उसी का एक रूप हूँ। तो जो किसान होगा उसके घर में गाय भैंसों और दूध का तो चलन रहता ही है। जी बिल्कुल। और हम चारों भाइयों के बीच, चूँकि हमारे पिताजी आर्य समाजी भी थे, और गौ पालन और गौ रखने का काम तो हम लोगों में होता भी है, और गांव का किसान तो वैसे भी गाय भैंस दूध के लिए रखता ही है। तो महज इस बात को लेकर के कुछ, हाँ ये कह सकता हूँ कि परिवार में जो हमारे बड़े भाई थे उनका दूध का व्यापार तो नहीं कह सकते, लेकिन दूध कलेक्शन का एक सेंटर उन दिनों में जब मैं कॉलेज में था जरूर शुरू हुआ, लेकिन मेरा दूध के व्यापार से तो कोई मतलब ताल्लुक नहीं आप था। ये कहना चाहते हैं कि ये जो मतलब कहानियाँ हैं कि आपने दूध के व्यापार या जगदीश नगर में आपकी कोई डेयरी थी, ये बिल्कुल कोरी अफवाह? नहीं, ये तो अफवाह हैं। हाँ, हमारे गांव वाले लोगों की डेयरियाँ जी गाजियाबाद में भी, दिल्ली में भी थीं। चूँकि हम दिल्ली की तलहटी के रहने वाले लोग हैं, तो उस वक्त जब बिजनेस और व्यापार के बहुत सारे साधन नहीं थे, तो गांव के लोग अक्सर शहरों में या शहर की बस्तियों में आकर के अपने डेयरियाँ खोल लिया करते थे। तो वहाँ आना जाना हमारा रहा स्कूल कॉलेज के टाइम में। कभी गांव के किसी डेयरी वाले के पास में बैठ गए, कभी किसी के यहाँ आना जाना रहा। और बाद में मेरे जो दोनों बड़े भाई थे, राम और श्याम, जी उनका दूध का जो मशीन होती है खींचने दूध को क्रीम निकालने वाली, जी। उसका व्यापार लक्ष्मीनगर दिल्ली में जरूर रहा, लेकिन मेरा कोई ताल्लुक दूध से ऐसा तो नहीं आप रहा। अपने जिससे परिवार में सबसे छोटे भाई हैं? मैं अपने परिवार में तीसरे नंबर का हूँ। जी 2 बड़े भाई थे, एक मुझसे छोटा भाई। एक आपसे छोटा। हाँ। तो वो अभी हैं या हाँ हैं, जो छोटे वाले बड़े भाई तो नहीं हैं, लेकिन छोटा भाई है। छोटे भाई हैं? हाँ। अभी हम सर जैसे शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो जिस टाइम आप मतलब आपका जो बचपन रहा होगा उस टाइम में नोएडा भी नहीं था, शायद बुलंदशहर होता था उस टाइम पे। बुलंदशहर जिला था, बुलंदशहर जिला था। जिस गांव में मैं पैदा हुआ। और उसके बारे में जब मैंने बाद में जानना चाहा और जाना, तो उस गांव का नाम सिर्फ आबाद था, सिर्फ जो आबाद। अपभ्रंश होते होते शरफाबाद हो गया। जी सिर्फ आबाद यानी हमारे बड़े बुजुर्गों ने जी आकर के एक ऐसी स्थली पे अपनी झोंपड़ी, अपना घर बनाया, जहां उन्होंने देखा कि एक जो जैसे खेतों में वो अपने पशुओं को ले जाते थे। गांव में अमूमन किसान लोग अपने पशुओं को चारा खिलाने के लिए खेतों में ले जाते हैं। जी बिल्कुल। तो वहाँ उन्होंने देखा अपने गाय भैंस चराते हुए कि एक बकरी जिसने अपने 2 बच्चे दिए हुए थे, उन बकरी के बच्चों को एक भेड़िया खाना चाहता था। जी लेकिन उस बकरी ने अपने बच्चों की रक्षा करते हुए उस भेड़िया को अपने बच्चों को नहीं दिया, नहीं नुकसान पहुंचाने दिया। तो हमारे बुजुर्गों के दिमाग में ये आया कि खेड़ा, खेड़ा बोलते हैं गांव में जो बसापत या ऊंची जगह होती है। जी बिल्कुल। तो ये खेड़ा एक जानदार खेड़ा है, जहाँ एक बकरी ने अपने बच्चों को, एक भेड़िया को नहीं दिया, क्योंकि भेड़िया एक ताकतवर जानवर होता है, तो उसको अपने बच्चों की रक्षा करते हुए उन्होंने उनको बचा लिया। तो उन बुजुर्गों के दिमाग में ये आया कि खेड़ा एक जानदार खेड़ा है और इस पे बसा जा सकता है। तो वहाँ से उन्होंने अपनी झोंपड़ी या अपने घर का शुरुआत की, और हमारे बुजुर्ग के 2 भाई वहाँ पर बस गए। वहाँ से शुरुआत हुई इस गांव की, जिसका नाम सिर्फ आबाद था, और जो यानी आगे एक चेंज व्यक्ति होते द्वारा होते आबाद सरफाबाद किया। हो गया अब। बाद में इसका नाम अब जो है, अब शरफाबाद हो गया, जो गौतम बुद्ध नगर में नोएडा में स्थित है। इसमें आया वन स्मॉल क्वेश्चन सर। अभी जितनी हमने स्टडी करी, हमने जब आपसे भी बात करी, ज़्यादा मीडिया में कहीं है नहीं, आप यूर ग्रेजुएट एंड किसी को पता नहीं है दैट यू हैव सच एजुकेशनल बैकग्राउंड। हाँ, ये दुर्भाग्य है, क्योंकि विशेषकर एक तो हमारी जातियाँ चूँकि मार्शल रेस की जातियाँ हैं, और जितना इतिहास मैंने पढ़ा है अपने स्कूल कॉलेज से लेके और BHU तक,
मैं BHU का भी स्टूडेंट रहा हूँ। सर ये वाली जर्नी हम जानना चाहेंगे जानना कि आप- चाहिए आप BHU वाली। नोएडा से या मतलब बुलंदशहर से और BHU तक का जो आपका सफ़र है, कैसे आपने मतलब मैंने अभी से आप को बताया कि मैं एक स्वतंत्रता सेनानी बाप का बेटा हूँ, जी और हमने बचपन में ही बहुत सारी कहानियाँ अपने पिताजी की ज़बान से, यहाँ तक कि आज़ादी के आंदोलन की कहानियाँ और पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े महान क्रांतिकारी हुए हैं उनकी, अरस्तु और आपके खुरुश्चेव, लेनिन और हिटलर और जो दूसरे मुल्कों के भी जैसे और जो लेखक रहे जी बर्नार्ड शाह, और हालांकि मेरे पिताजी भी कोई बहुत बड़े स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट नहीं थे, जी लेकिन ईश्वर की देन है कि उनके अंदर इतना ज्ञान, बाद में उन्होंने पूरी दुनिया में जैसे आंदोलनकारियों में वो आते जाते रहे, जी महात्मा गांधी जी के आंदोलन में गए, सरदार पटेल के आंदोलन में गए, और दिल्ली उनका आना जाना इसलिए भी रहा कि दिल्ली हमारे गांव से बहुत दूर नहीं थी, जी 20-25 किलोमीटर का कुल दायरा था। तो जब भी गांधी जी के असहयोग आंदोलन की और किसी आंदोलन की आवाज़ जाती थी, क्योंकि देश गुलाम था, जी इसलिए तभी भी वो अपने गांव से 2-4 लोग मिल करके उनके आंदोलन में शामिल होते थे। तो उनकी ज़बान से जो हमने कहानियाँ सुनी बचपन में, उन कहानियों के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि हमको वो जानकारी मिली जो लोगों को किताबों से मिलने भी दुर्लभ हो जाती हैं। तो आपने सर अपनी जो पढ़ाई है वो गांव में किसी स्कूल से शुरू करी और उसके बाद शायद आप MMH कॉलेज गए, फिर आप BHU गए। जी हाँ, मैं प्राइमरी 5वीं क्लास जो बोर्ड की परीक्षा होती थी उस टाइम पे उसको पास करके जी एक पास ही के गांव में, जिसका गढ़ी चौकड़ी श्री कृष्ण इंटर कॉलेज जो आज के रूप में चल रहा है, उसमें मैं पहली 6ठी क्लास का पहले बैच का स्टूडेंट था, और वो उस वक्त झोंपड़ी का स्कूल था। धीरे धीरे नोएडा बनता गया, डेवलप होता गया, आज वो स्कूल अच्छी पोजीशन में है और उसमें करीबन 3000 के करीब और स्टूडेंट आप आ उसके गए। फाउंडर भी हैं। हाँ, मतलब फाउंडर कह लीजिए या पहले बैच का स्टूडेंट कह लीजिए। जी तो फाउंडर तो इसलिए नहीं था कि उस वक्त आर्थिक अभाव की वजह से मैं कोई स्कूल कॉलेज बड़ा नहीं बना सकता था, हालांकि अब मेरे करीबन 10-12 स्कूल कॉलेज हैं, जी और ये इसलिए भी रुझान हुआ मेरा शिक्षा में जाने के लिए कि हम जब गांव में पले बढ़े तो मैंने देखा कि गांव के आसपास 5वीं क्लास से ऊपर कहीं भी स्कूल नहीं था। तो जो शिक्षा का अभाव है, जो हमारी ज़िंदगी जिस अभाव में पली और बढ़ी, उस अभाव को दूर करने के लिए जब मैं व्यापारी भी बन गया और बड़ी क्लासेज पास करके गांव का प्रधान भी बन गया, तो तब मैंने सोचा कि इस अभाव को गांव से दूर किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ आसपास में लड़कियों के पढ़ने की तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो इसलिए मैंने तब स्कूल कॉलेजों का धीरे धीरे बनाना, निर्माण करना शुरू किया। आज ईश्वर की मेहरबानी है कि करीबन 10-12 स्कूल कॉलेज हम चलाते हैं, करीबन 15,000 बच्चे हमारे स्कूलों में आज शिक्षा लेते हैं। जी। तो अभी सर वो बात आपकी अधूरी रह गई कि आपकी जो पढ़ाई थी वो श्री कृष्ण इंटर कॉलेज से हाँ, शुरू, इंटर कॉलेज, उसके बाद महानंद मिशन हरिजन कॉलेज गाजियाबाद, जिसे MMH कॉलेज के नाम से MMH कॉलेज के नाम से जाना जाता है। जी। वहाँ के छात्र संघ का मैं अध्यक्ष भी रहा। अच्छा, कौन और से ईयर उस- में सर आप वहाँ के अध्यक्ष कब थे? मैं करीबन 65 के आसपास रहा था। 65 में हाँ। आप वहाँ के प्रेसिडेंट। जी। तो उसके बाद में मैं एथलीट भी रहा हूँ। तो आपके जो राजनीतिक जीवन का एक तरह से शुरुआत कॉलेज टाइम से ही हो गई थी, हाँ, इस तरह कह सकते हैं विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी जीवन में। मैं राजनीतिक प्रेरणा से, चूँकि पिताजी तो राजनीतिक आंदोलन में जाते आते ही थे, जी इसलिए वो शिक्षा तो हमको पेरेंटल या मतलब पिताजी की तरफ से मिल ही गई थी। जी बिल्कुल। तो वो स्कूल कॉलेजों में स्टूडेंट होते हुए शुरुआत हुई, और हम लोग छात्रों का समूह बना के छात्रों की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, आंदोलनों के लिए इस तरीके से एक्ट करने लगे। तो उसके बाद में वहाँ से निकलने के बाद मैं जब कबड्डी और वॉलीबॉल की टीम में एक आध बार तो मैं मतलब प्रदेश में और नेशनल में भी खेला हूँ, तो उसके बाद BHU में मेरा एडमिशन हो गया और वहाँ तक मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया। BHU से आपने सर कौन से सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करी है? मैंने हिस्ट्री में, हिस्ट्री में। पॉलिटिकल, अच्छा। योर स्पेशल इंटरेस्ट इन हिस्ट्री? मतलब रुझान था देश के बारे में जानने का,
लोगों के बारे में जानने का, तो उस लिहाज से वो सब्जेक्ट ही बेहतर है। आप एक फ्रीडम फाइटर की हिस्ट्री से आ रहे हैं जी एंड फ्रीडम फाइटर के आप बेटे से यू ऑलवेज हैड अ हाँ, इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। हमें इस बात का गर्व है कि हम एक स्वाभिमानी बाप के बेटे हैं जिसने देश की लड़ाइयाँ लड़ी और कभी जीवन में स्वतंत्रता सेनानी होने का फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि हमसे भी ये कह गए कि कभी भी आपको जैसे लोग एडवांटेज उठाते हैं, तो हमसे ये कहा कि मैंने इसलिए स्वतंत्रता सेनानी का कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया है, इसलिए कभी भी अपने फ़ायदे के लिए उसको मेंशन मत करना कि हम स्वतंत्रता सेनानी का कोई एडवांटेज रखना लेना चाहते हैं। जी, चलिए ये हो गई पढ़ाई की बात। अब थोड़ा सा हम आप एक किसान परिवार से आते हैं, जैसे कि अभी आप बस एक सेकेंड, एक मेरा इंटरेस्टिंग यहाँ क्वेश्चन है। तो सर अभी आपने थोड़ा सा अपनी एथलेटिक साइड बताई थी, अब ये कहीं पे भी नहीं है दैट यादव जी वाज इनटू स्पोर्ट्स आल्सो। हाँ हाँ किसी को नहीं पता आप स्पोर्ट्स में थे या यू बीन एन एथलीट, यू आर अ वॉलीबॉल प्लेयर। नहीं, उस आपने टाइम कबड्डी के खेली उस है। टाइम के तो हजारों लोग जानते हैं, जहाँ जहाँ जिन कॉलेजों में जिस जगह हम खेलने गए। इवन देन अरुण जेटली तब दिल्ली कॉलेज में थे, हम एमएच कॉलेज में थे, तो दिल्ली में भी हम लोग मैच और गेम्स में इवेंट्स में आते थे। जेटली जी और आपने खेला हुआ है। हाँ, मतलब हम जेटली को उस टाइम से जानते हैं, हाँ। और जेटली स्पोर्ट्स में तो नहीं थे, हम्म। लेकिन यहाँ स्टूडेंट थे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो मेरठ और अलीगढ़, गोरखपुर, लखनऊ, इन सारी जगहों पर, देहरादून, सब जगह हम लोग खेलते सिर्फ कबड्डी है सर, उसके अलावा भी? कबड्डी और वॉलीबॉल। कबड्डी और वॉलीबॉल, हाँ। तो दोनों में आपने स्टेट हाँ जी, खेला हुआ है। हाँ जी, हाँ नेशनल आपने किस में खेला? जैसे भी आप बताते हैं आप नेशनल गेम्स भी खेले हैं आपने। जी। मैंने वॉलीबॉल में, वॉलीबॉल में आप नेशनल प्लेयर रहे हैं। आपको शुरू से स्पोर्ट्स का शौक रहा है जी हाँ कॉलेज जी, डेज से। जी हाँ जी। तो सर अभी गेम्स के बाद एक चीज़ ये भी है कि अभी आपने जैसे मेंशन किया कि भाई किसान परिवार से आते हैं। हाँ जी, किसान परिवार से आके फिर आपने उसके बाद बहुत मतलब बाकी चीज़ें तो चलिए अभी हम उन चीज़ों पे भी बात करेंगे, लेकिन आप एक सफल एंटरप्रेन्योर भी हैं। आपने मतलब बहुत सारे बिजनेसेस खुद ऐसे डेवलप किए हैं जो आज में जिनका टर्नओवर हज़ारों करोड़ों से ऊपर है। तो उस साइड को भी हम जानना चाहेंगे कि कैसे आपने, जो आपकी शुरुआत है, कौन से बिजनेस से आपने सबसे पहले शुरुआत करी, देखिए, या बिजनेस लाइन में आप किसानी को छोड़ के बिजनेस लाइन में क्यों और कैसे आए? जितना मैं पढ़ाई के लिहाज से जानता हूँ और जी। मैंने पढ़ा है, मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि अंधेरे कृष्ण पक्ष में पैदा होने वाला बच्चा रोशनी के लिए तेज़ी से आगे बढ़ता है। जी तो ठीक ऐसे ही हम तमाम गांव के लोग, मैं तो सारे गांवों की बात करता हूँ, हम अभावों में पले हुए लोग हैं। साधनों की, सुविधाओं की बहुत कमी होती थी। इवन देन यहाँ तक कि जब हम जूनियर हाई स्कूल में और इंटर कॉलेज में पढ़ रहे थे, तब भी हमारे क्षेत्र में कोई आने जाने का रास्ता नहीं था। जी नोएडा में कच्ची पगडंडियाँ थी, जी साइकिलों के भी रास्ते नहीं थे, और साइकिलों के रास्ते कहाँ से होते, लोगों के पास साइकिल भी नहीं थी। गांव की वो हालत थी हमारे गांवों की कि हमारे पूरे इलाके की, ये इलाका हिंडन और यमुना के बीच का खादर का इलाका है, जी और वहाँ स्वाभिमान और बहादुरी के नाम पे तो बहुत सारे लोग, आज भी हज़ारों लोग मिलिट्री में सेनानी हैं, लेकिन दूसरी सुविधाएं वहाँ इस इलाके को कभी मिली नहीं, क्योंकि कि राजनीतिक तौर से भी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। तो उस लिहाज से वहाँ पे अभाव जो था, उस अभाव को दूर करने का मन हमेशा रहता था, क्योंकि हमको पढ़ने लिखने का भी वो तरीका नहीं मिला जो होना चाहिए। जी जैसे कि गांव के प्राइमरी स्कूल से निकल के और जूनियर हाई स्कूल जब जाते थे, तो हमारे कपड़े के थैले में किताबें होती थीं, जी और कंधे पर रख के पैदल पैदल अपने स्कूल को जाते थे। उसके बाद बड़े हुए तो एमएच कॉलेज के जाने के लिए बीच में हिंडन नदी पड़ती थी, और गांव छजारसी, बहलोलपुर, हैबतपुर, इन घाटों पे नाव लगती थी। तो नाव में चढ़ कर के नदी को पार करके तब स्कूल जाना पड़ता था। जी और जब स्थिति बनी तो गांव में पहली सड़क का निर्माण मैंने करवाया नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन से मिलकर के, कि जब ये इलाका धीरे धीरे नोएडा की तरफ जाने लगा था, डेवलप होने लगा था, तो पहली सड़क नदी के किनारे किनारे हम गांव तक, अपने स्कूल तक लेकर के आए। जी और 18 किलोमीटर लंबी बिजली की लाइन, तब यूपी में ऊर्जा मंत्री शायद प्रमोद तिवारी थे,
जो हमारे जानने वाले थे, तो उनसे 18 किलोमीटर दूर से गांव में बिजली का भी कनेक्शन मैं लेके आया। उस वक्त मैं शायद ब्लॉक प्रमुख बन चुका था। बिस्रक गांव ब्लॉक के का। प्रधान के बाद मैं बिसरक ब्लॉक का प्रमुख बन गया था। और मेरे गांव के प्रधान बनने के बाद मेरे गांव से प्रभावित होकर के और पूरे इलाके, हालांकि जो आज की राजनीति और कल की राजनीति भी थी, कास्ट, हमारे देश की राजनीति कास्ट बेस ज़्यादा है, तो लेकिन हमारे उस इलाके में हमारे जाति के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी भी नहीं। और जैसे कि 150 वोट ब्लॉक प्रमुखी में होती हैं ग्राम प्रधानों की, उस टाइम ब्लॉक प्रमुख ग्राम प्रधान बनाते थे। तो करीबन कोई 10-11-12 गांव ही हमारे यादव और अहीर लोगों के थे, बाकी गांव दूसरी जातियों के थे। जी लेकिन इलाके के लोगों में ये मैसेज जाने के बाद कि एक नौजवान प्रधान है, अच्छा काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, हमको लोगों ने ब्लॉक प्रमुख बना दिया। जी तो उस टाइम शायद मैं ब्लॉक प्रमुख था जब मैं बिजली की लाइन 18 किलोमीटर से लेकर के आया था। तो ये स्थिति हमारे इलाके की। यहाँ पे एक पॉइंट है, सो यू नेवर वांटेड टू बी अ पॉलिटिशियन। आपने एज अ सोशल वर्कर की हैसियत से हाँ चालू जी, करा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब जब आप ग्राम प्रमुख भी बने तो आप सोशल वर्कर के हाँ, तरीके से, राजनीति की मंशा कोई मन में नहीं थी। क्योंकि वो कास्ट बेस्ड अगर है ही नहीं तो वो राजनीतिक उसमें गए ही नहीं वो angle में। इसलिए नहीं थी कि जब मैं कॉलेज से लौट करके आया तो मैंने सवाल अपने पिताजी से किया जी कि पिताजी राजनीति में जाना चाहता हूँ, जी क्योंकि वो आर्य समाजी विचारधारा के लोग थे। तो उन्होंने मुझसे एक आर स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन में रहे थे, उन्होंने कहा कि तुम राजनीति में मत जाओ। मैंने उनसे कारण जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि राजनीति में अब बहुत सारे लोग, मतलब ये नहीं कि सारे, बहुत सारे लोग अच्छे नहीं रहे हैं। तो मैंने उनसे कारण जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि भाई आज़ादी मिलने के बाद अब बहुत सारा परिदृश्य राजनीति का बदल गया है, तो राजनीति में बहुत सारे अच्छे लोग, लेकिन मैंने फिर भी उनको ये कहा पिताजी बात ये नहीं है, ईमानदारी और बुराई दोनों दुनिया में, ईमानदारी बेईमानी दोनों चलती हैं, और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं पूरी ईमानदारी के साथ राजनीति करूँगा। तो उन्होंने कहा कि सुनो, अगर तुम्हारी जिद है और तुम राजनीति में जाना चाहते हो तो मैं तुमको 2 बातें बताना चाहता हूँ जी बिल्कुल। कि एक तो ये कि चाहे कितनी ही तंग दिली में और परेशानी में आ जाओ, लेकिन ज़िंदगी में कभी बेईमानी मत करना। दूसरा ये कि अगर तेरे कान में कहीं किसी गरीब की दूर से भी आवाज़ आ जाए कि उसको कोई सता रहा है या मार रहा है, तो अपनी जान पे खेल करके भी उसकी रक्षा करने का काम करना, उसका साथ देने का काम करना। मैं इन दोनों बातों को मान करके मैं वादा करके और राजनीति में आ गया। अब सोशल वर्क से फिर आपने ट्रांजिशन किया राजनीति में आने का। हाँ, तब उन्होंने परमिशन दी तो मैं फिर राजनीति में आ गया। और सर राजनीति की भी बात अभी हम कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि सर राजनीति नहीं, बिजनेस में आपका जो ट्रांजिशन है, जो तीसरा फेज़ है, जो तीसरा चेहरा है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, हाँ। डीपी यादव एज अ बिजनेसमैन, कि हाँ। डीपी यादव ने इतने बड़े बड़े बिजनेस को खड़ा किया कोई दो राय नहीं है, मैं एक अच्छा व्यापारी भी हूँ, जी और ये व्यापार मैंने, इससे कुछ छुपाना नहीं है आपसे, मैंने अपने बायोपिक, अपनी जीवन यात्रा में भी लिखा है जी कि शुरू में हमने IMFL यानी इंडियन मेक फॉरेन लिकर जी शराब के काम से अपना व्यापार शुरू किया। यहाँ के एक बड़े ठेकेदार हुआ करते थे दिल्ली के, बाबू किशन लाल उनका नाम था, जी उनके साथ हिस्सेदारी में हमने अपना कारोबार शुरू किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि धीरे धीरे उस कारोबार में अच्छी आमदनी होने लगी, क्योंकि मैं ये बात जानता था कि राजनीतिक चलाने के लिए भी आर्थिक मजबूती होनी चाहिए। इसलिए, और आर्थिक दृष्टिकोण से गांव का किसान बहुत मजबूत नहीं होता है, जी उसके पास इतनी धन दौलत नहीं होती है कि वो चुनाव लड़े, खर्चा करे, 5 साल तक लोगों के साथ उठ बैठ करके चाय पानी का प्रबंध करे। तो उस लिहाज से व्यापार में जाना और 2 पैसे कमाना भी ज़रूरी था। मतलब जो आज की जनरेशन स्टार्टअप के पीछे दौड़ रही है या एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, आपने 80s 70s 80s में आपने यू जी बिकम हाँ, एन जी हाँ, जी एंटरप्रेन्योर। हाँ। तो इसलिए सर, इसमें मतलब देखिए, आप स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं, जी, पढ़ाई में भी आपकी रुचि थी, लेकिन सर शराब के काम को आप जैसे जानते हैं कि भाई किसान हैं, गांव के लोग हैं, वो उसको उतना अच्छा नहीं मानते, तो आपने उस काम को मतलब चुनने के पीछे कोई
ऐसी मंशा या कोई कारण कि भाई मैं इस काम को मैं कर सकता हूँ? निश्चित तौर पे मुझे इसमें परिवार का, पिताजी का विरोध भी झेलना पड़ा। हाँ, वही मेरा सवाल है हाँ, कि भाई नहीं, परिवार ने तो इस चीज़ का कि भाई उन्होंने बिल्कुल, शराब का काम क्यों? क्योंकि मेरे पूरे परिवार में कोई शराब के बारे में कुछ जानता भी नहीं और ना ही कभी मैंने ये प्रचलन अपने गांव, पूरे के पूरे गांव में मुझे उस वक्त शराब पीने वाला कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता। बाद में तो बहुत सारी दुनिया बदल अभी गई, तो बहुत चीज़ें अब तो हाँ पूरी। यादव जी, एक चीज़ मेरे को पूछनी है। जैसे आप IMFL के बिजनेस में आए और शुरू से ही इंडिया में जो लिकर बिजनेस है वो रिलेटेड है दबंगई से, हाँ, कि जो मजबूत आदमी होगा वही लिकर का या शराब का बिजनेस कर सकता है। जब आप IMFL के बिजनेस में आए तब आपको कितना ऑपोजिशन झेलना पड़ा, या तब आपने हाउ डिड यू डील विद इट? क्योंकि तब कोई ना कोई दबंग रहा होगा। नहीं, विरोध तो झेलना पड़ा कई दफ़ा जो ओपन ऑक्शन होते हैं, लेकिन ये मैं बड़ा क्लियर कर दूं, आज मेरे पास कोई IMFL का बिजनेस नहीं है। मैं शुद्ध रूप से अब अपने छोटे बड़े उद्योग चलाता हूं, उनमें सहयोग देता हूं जी। और ज़्यादातर ध्यान मेरा बच्चों की शिक्षा पर। इसके लिए मैंने करीबन 10-12 स्कूल कॉलेज खोले हैं, जिसमें डिग्री कॉलेज भी हैं, CBSE बोर्ड के स्कूल भी हैं, लड़कियों के स्कूल कॉलेज भी हैं। अब मैं उन्हें देखता हूँ, उन्हें चलाता हूँ, ताकि जो कमियां हमारी ज़िंदगी के अंदर रहीं, जो शिक्षा लेने में परेशानियां हमको उठानी पड़ी, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बच्चों को शिक्षा दे सकें, सर, उन्हें कभी पढ़ा सकें। आपने मतलब आपने बिजनेस तो किया, चलिए वो तो ठीक है। ये ऑन अ लाइट नोट मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ, कभी आपने खुद पीने के बारे में या खुद पी शराब वगैरह? वहाँ शुरू में, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि बियर वगैरह हमने पी जी। कई दफ़ा, लेकिन हमारे परिवार में आज भी कोई शराब नहीं पीता है। और अभी आप? ना, मैं नहीं पीता हूँ। मेरे को तो करीबन बियर छोड़े हुए भी 20-22 साल हो गए। अच्छा, 20 साल पहले आपने हाँ, ये बिल्कुल इन हाँ चीज़ों जी, से? अच्छा, तो अभी सिर्फ आप पूरा एजुकेशन और अपनी फैमिली के ऊपर ही? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी तो नहीं, हमारे उद्योग में डिस्टिलरी भी है, तो लेकिन अभी शराब का वैसा व्यवसाय, रिटेल शॉप, दुकानों पे बेचना, जाना, खरीदना, वो हमारे व्हाट पास डू यू नहीं। मीन बाय डिस्टिलरी? डिस्टिलरी के हिसाब से क्या बिजनेस है डिस्टिलरी? व्हाट इज नहीं, इट? डिस्टिलरी में तो IMFL का निर्माण होता है, बनाई जाती है, लेकिन उसे भी हम नहीं चलाते हैं, अच्छा, हमारे परिवार का दूसरे लोग चलाते हैं। और हमारी जो चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग को भी हमारे परिवार के लोग चलाते हैं, हमारा बेटा चलाता है। तो और बाकी हमारे, चूँकि अब लोग कई कहते हैं हमसे कि DP यादव जी इतने बड़े बड़े रूप का एक और भी कारण है आर्थिक दृष्टिकोण से, कि नोएडा की ज़मीनें का मुआवजा जी। हमारी अपने परिवार की, अपने घर परिवार की काफ़ी बड़ी ज़मीनें थी, तो 80-90 बीघा ज़मीन तो हमारे अपने परिवार की थी। तो उनके जो मुआवजे मिले, सरकार ने दिए, नोएडा अथॉरिटी ने दिए, वो पैसा हमको करोड़ों रुपए में मिला, लाखों में नहीं। तो उससे एक बड़ी कैपिटल बनी और एक बड़ा व्यापार शुरू हुआ। तो आपको बेसिकली जो कैपिटल आपको लैंड एक्विजिशन से मिली वो आपने बिजनेस में लगाया। हाँ, वो बिजनेस में लगा है। क्योंकि ये आज की जनरेशन भी दे शुड लर्न कि उस टाइम पे आपका विजन था हाँ, कि तो फ्यूचर में मेरे को बिजनेस करना है, ये पैसा आ गया, इसको मल्टीप्लाई कैसे हाँ, करना मन में है। ये था कि जो लोग पर्ची काट के, चंदा मांग के, धन उगा के इस तरह की राजनीति करते हैं, मैंने उस तरह की राजनीति कभी नहीं की। जी। मैंने अपने व्यापार से कमाए हुए पैसे को राजनीति में खर्च किया, शिक्षा पे खर्च किया, उससे अर्न भी किया, उस पर खर्चा भी किया। सर, जैसे कि अभी करण कह रहे थे कि ये दबंग जो शराब का काम है, ये दबंगाई का काम है, तो साथ में इसके साथ में आपको भी पता है कि आरोप भी लगते हैं लोगों पे। उस दौरान आपके ऊपर भी एक बहुत कोई दो बड़ा। राय नहीं, कोई दो राय नहीं, दबंगई का काम है, मैं मानता हूँ, क्योंकि काम ही रफ और टफ है, जी। तो उसमें दबंगई का तो हिसाब रहता ही है, तो उसमें कोई दो राय नहीं। और मेरे ऊपर आरोप लगने का ताल्लुक है, जब आप किसी व्यापार में आगे जाते हैं तो उसमें प्रतिस्पर्धा पैदा होती है, जी। उसमें अपोजिशन वाले लोग पैदा होते हैं, चाहे आप राजनीति में जाइए, चाहे आप व्यापार में जाइए। तो उस वक्त भी जैसे हमारा कारवां आगे बढ़ रहा था, जी। और भी हमारे बहुत सारे साथी थे जो बड़े बड़े उस टाइम ठेकेदार पे थे। आपके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा था हरियाणा हरियाणा सरकार। में, मैं खुद ही कह रहा हूँ, जी। तो हरियाणा में जो जिन जिलों को हम कभी गए नहीं, देखा भी नहीं, जी। जैसे सिरसा, जी। डबवाली और नरमाना, वहाँ शराब के मामले में जो वहाँ के ठेकेदारों से अनियमितता हुई थी और लोगों के साथ दुर्घटनाएं हुई थी, जी।
उन लोगों ने देखते हुए कि ये ग्रुप जो जिस तेज़ी से आगे आ रहा है, कुछ लोगों ने कह दिया भाई इस बार वो लोग भी जो गाज़ियाबाद वाले लोग हैं, दिल्ली वाले लोग हैं, वो आपकी तरफ आने वाले हैं व्यापार के लिए। जी तो उनके यहाँ हुए उस दुर्घटना को, उसमें उन्होंने हम लोगों का नाम भी जोड़ दिया। मतलब आपका वहाँ पे कोई रोल ही नहीं था, उन्होंने सिर्फ एक आउट ऑफ कि आप उस जगह एंटर ही ना करें। ये तो रिकॉर्ड है, हमने तब तक उन ज़िलों को देखा भी नहीं था, कभी गए भी नहीं थे, दुकानों का तो मतलब ही नहीं। जी हम कभी हरियाणा के ठेकेदार रहे भी नहीं, तो इसलिए उनसे, वहाँ के ज़िलों से तो कोई ताल्लुक़ हमारा था ही नहीं। तो उन लोगों ने ये, जैसे कि अब उससे आगे बढ़े हम, तो हम पे झूठे पॉलिटिकल केस भी लगे, जी उनमें हत्या के केस भी हैं, दूसरे केस भी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई उन हत्याओं में शामिल हो गए। हमको कोर्ट ने बाइज्जत अपने घर भेजा, क्योंकि हमारे खिलाफ कुछ था ही नहीं, हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं था। जी तो हम अपने मन और सोच से कभी क्राइम की तरफ ना गए, ना कभी सोचा। हाँ, स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं, परिवार के बेटे हैं, वो स्वाभिमान जरूर है। वो जब तक हम हैं, जिंदा हैं, तब तक स्वाभिमान तो जिंदा रहेगा। अभी सर आपने राजनीतिक और उन षड्यंत्रों की बात करी, हत्याओं की बात करी, तो उससे एक जो सभी लोग इस सवाल को बहुत पूछते हैं कि कहा जाता है कि महेंद्र सिंह भाटी जी से आपके राजनीतिक गुरु बताए जाते हैं, तो उनसे आपके रिश्ते कैसे थे, क्या था? नहीं, महेंद्र सिंह भाटी हमारे राजनीतिक गुरु तो नहीं थे कभी भी, जी तो क्योंकि हम कभी एक पार्टी में रहे ही नहीं। जी लेकिन नहीं, हमारे जितनी भी अगर आप आर्टिकल्स उठा के आपके बारे में या पुराने आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं, उनमें यही है कि आपको ब्लॉक प्रमुख बनवाने में कहीं ना कहीं उनका भी एक ये रोल ठीक ऐसे ही अपवाद है जी कि जैसे अभी आपने कहा कि दूध का मैं कारोबारी था, जी जी बिल्कुल मैंने उसको कंडम किया कि मैं कभी दूध का कारोबारी रहा ही नहीं। जी ऐसे ही ठीक मैं महेंद्र सिंह भाटी के साथ मैंने राजनीति कभी की नहीं। उनका जिला अलग था, मेरा जिला अलग था, ठीक है समझा नहीं? जी बिल्कुल तो कुल मिलाकर के उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग थी, मेरी अलग थी। यादव जी, इसमें एक मेरा पॉइंट क्या है, आपकी एग्जैक्ट पॉलिटिक्स में एंट्री कहाँ से हुई? वेयर डिड यू गेट इनटू एग्जैक्ट पॉलिटिक्स? एग्जैक्ट पॉलिटिकल एंट्री तो मेरी हुई गांव के प्रधान से, अच्छा, और गांव के प्रधान के बाद मैं बना ब्लॉक बिसरक का प्रमुख। जी बिल्कुल वहाँ के बाद मुझे एक दिन यूपी भवन में माननीय मुलायम सिंह जी, रेवती रमन सिंह जी, बेनी प्रसाद वर्मा जी, और एक थे हमारे पंडित जी, यहाँ के गजरौला के रहने वाले रमाशंकर कौशिक जी, जी इन चार जो विधानसभा उत्तर प्रदेश के मेंबर थे, इन चारों लोगों ने मुझे यूपी भवन में बुलाया। तब मैं ब्लॉक प्रमुख था, और मुझसे कहा मुलायम सिंह जी ने कि भाई डीपी यादव जी, हम आपको अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं जी बुलंदशहर से। मेरा गांव बुलंदशहर में था ही, जी तो क्या आप लड़ना चाहोगे? मैंने कहा जी अगर आपकी इजाज़त हुई तो मैं लड़ूंगा, आप अपनी पार्टी का टिकट दें, मैं लड़ जाऊंगा। और ईश्वर की मेहरबानी हुई कि जनता दल का टिकट मुझे मिला बुलंदशहर से, और मैं बढ़िया वोटों से एक कैबिनेट मिनिस्टर को हरा करके विधानसभा में पहुंचा 89 में पहली बार। जी तो इस तरीके से मेरी तो मुलायम जी का मेजर रोल था हाँ, आपको पॉलिटिक्स में लाने अगर में। अगर राजनीतिक गुरु कहने के स्थान भी को रखता है तो मुलायम सिंह जी को वो संज्ञा दी जा सकती है। आपके मुलायम जी से कैसे रिलेशंस थे? बहुत अच्छे हम दोस्त पहले थे आप भी बढ़िया? नहीं, वो बड़े भाई की तरह थे, और हमसे राजनीति में बहुत सीनियर थे। हम उनकी तब भी इज्जत करते थे, आज भी इज्जत करते हैं। वो अच्छे इंसान थे, बढ़िया नेता थे, ये और बहुत ही कम लोग क्रांतिकार नेता थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब मुलायम सिंह यादव जी ने पार्टी बनाई थी तो उस टाइम उस मुलायम सिंह जी के साथ आप भी थे, हाँ बिल्कुल था। जब उन्होंने समाजवादी पार्टी का जी हाँ, गठन जी किया हाँ, था। जी हाँ, हम बहुत मजबूत साथी थे मुलायम सिंह जी के। और उस समाजवादी पार्टी बनाने के मौके पर आदरणीय चंद्रशेखर जी भी वहीं मौजूद थे लखनऊ में। जी हम तमाम लोग थे, जी और नेताजी का बिल्कुल हमने भरपूर मजबूती से साथ दिया था। जी और तो ये हुआ आपके विधायक बनने के बाद या उससे पहले? बात उस विधायक बनने के बाद? हाँ, पहला जो आप विधायक बने वो जनता दल के जनता दल के, जबकि माननीय मुलायम सिंह जनता दल के अध्यक्ष थे यूपी के, जी और वो ही मुख्यमंत्री बने। तो तब हम उनके साथ थे और मजबूती से उनका साथ दिया हर तरीके से, चुनाव में, आने जाने में, सभाओं में, स्पीच में, लोगों को जोड़ने में, हर जगह उनके साथ। तो जब समाजवादी पार्टी बनी, आप उस कोर टीम में थे जब वो पार्टी बन रही हाँ थी? जी, हाँ जी, बिल्कुल थे। तो आपने पूरी समाजवादी पार्टी बनते देखी है, हाँ, बढ़ते देखी एकदम है। मजबूती के साथ में। तो
ऐसा फिर सर ऐसा क्यों हुआ कि आपको अपने रास्ते एक टाइम पे मतलब अगर हम न्यूज़ उठाएं पुरानी तो उसमें ये भी कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे और जो डीपी यादव जी थे वो मिनी सीएम के तौर पे भी काम करते थे। हाँ, आपको ऐसा मिनी ऐसा सीएम के तौर पे भी माना जाता नहीं, है। ऐसा लोग कहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। हम एक अच्छी राजनीति करते थे जी बिल्कुल। और बड़ी मजबूती की राजनीति करते थे। और मैं समझता हूँ कि आप फ़र्क की बात कहना चाहते हैं तो शायद ये कहना चाहते हैं कि बाद में हमारा मुलायम सिंह जी का चुनाव हाँ, क्यों हुआ। बिल्कुल आप एक ऐसी उस पे आ गए कि हुआ ये कि एक दुर्घटना में मेरे बड़े भाई जो बिल्कुल साधु की तरह थे, महाशय राम सिंह उनका नाम था, जी उनकी कुछ सिरफिरे लोगों ने हत्या कर दी गाजियाबाद में। तो उस शोक सभा में मुलायम सिंह यादव जी और चंद्रशेखर जी आए थे। तब मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे। जी तो वहाँ पे लोगों की जो 10,000 लोग इकट्ठा थे, वहाँ से एक आवाज़ उठी कि भाई डीपी यादव जी को मुलायम सिंह जी से कहा लोगों ने कि चुनाव लड़ाइए। तब मैं मुलायम सिंह जी के साथ तब तक नहीं था, उसी से करीबन 15 दिन पहले मैं दोबारा मुलायम सिंह जी के साथ आ गया था। जी और मुलायम सिंह जी के साथ आने में माननीय मुलायम सिंह यादव जी, राम गोपाल जी और आपके उदय प्रताप सिंह जी, बलराम यादव जी और शफीकुर रहमान वर्क जी और ये अपने जनेश्वर मिश्र जी, ये सब लोग मंच पे मौजूद थे। इनकी अगुवाई में मैं दोबारा से मुलायम सिंह जी के साथ आ गया। तो मुलायम सिंह जी ने वादा कर दिया पब्लिक के बीच में जी कि डीपी यादव जी को हम चुनाव लड़ाएंगे। सब लोगों के सामने हालांकि माहौल तो बहुत ही शोक और परेशानी का था, लेकिन उनके बीच में चूँकि वादा मुलायम सिंह ने किया तो लोगों ने हमसे कहा कि भाई आप अपने चुनाव की तैयारी कीजिए। लेकिन इन द मीन टाइम हुआ क्या कि उस वक्त चुनाव के नॉमिनेशन में सिर्फ 2 रोज़ बकाया थे, जी बल्कि 3 रोज़ जब मुलायम सिंह जी ने आपसे वादा किया था। ठीक है। तो हमारे लोग तैयारी में लग गए और अगले नेक्स्ट डे पता लगा हमको कि उसी सीट पे जिसका मैं सिटिंग एमपी था, जी मैं तब बीएसपी का एमपी था। ये आपकी बात ये आप उस टाइम पे ये 96 की बात है। संभल से उस टाइम पे आप हाँ। एमपी थे। जी तो उसी सीट पे जी नेक्स्ट डे अमर सिंह और मुलायम सिंह जी ने जाके नॉमिनेशन कर दिया। जी अब मेरे को जो लोगों ने आके बताया तो मैंने यकीन नहीं किया, लेकिन शाम की न्यूज़ में सब फ्लैश हो गया तो मेरे को एकदम शौक लगा कि ये क्या हो गया। मुलायम सिंह ने 10,000 लोगों के सामने वादा किया था, ये क्या हो गया कि उन्होंने मेरी सीट पे जहाँ का मैं सिटिंग एमपी हूँ और उसी मंच पे वो वादा करके गए और उसके बाद उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया। तो बहुत लोगों को तकलीफ़ हुई, परेशानी हुई जी और मुझे भी ऐसा लगा कि भाई ये जानबूझ करके किया गया कार्य है। लेकिन जो करता है ईश्वर करता है, ऊपर वाला करता है। तो मैं जब अगले रोज़ सुबह को दिल्ली अपने एमपी हाउस बलवंत राय मेहता लेन पे आया तो करीबन 11 बजे के आसपास प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक फ़ोन आता है और फ़ोन पे मेरे पीए ने आके बताया जी पीएम हाउस से फ़ोन है, आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने फ़ोन ले लिया, हालांकि मेरे लिए तो अचरज का मामला था, पीएम हाउस से एक एमपी के पास, लेकिन कोई बात हो सकती है। तो मैंने फ़ोन लेकर के हेलो किया तो सामने से रंजन भट्टाचार्य जो अटल जी के दामाद थे उनकी आवाज़ आई। जी तो मैं उनकी आवाज़ को पहचानता था क्योंकि मैं रंजन जी को जानता था। तो मैंने कहा रंजन भाई आप बोल रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ डीपी भाई मैं ही बोल रहा हूँ और पीएम साहब आपसे बात करना चाहते हैं। जी तो मेरे लिए ये भी एक अचरज वाला सेंटेंस तक, पीएम साहब आपसे बात करना चाहते हैं। जी क्यों अटल जी से तब इतना घनिष्ठ वो नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है कराइए। तो उधर से जो हेलो की आवाज़ आई तो मैंने प्रणाम किया, मन की अटल जी प्रणाम करता हूँ और आदेश पूछना चाहता हूँ, क्या आदेश है? तो उधर से आवाज़ आई अरे भाई यादव जी। मैं क्या जी कि चुनाव तो लड़ना चाहते हो? तो मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी अंधे को क्या चाहिए 2 आँख और हमें तो एक भी मिल जाएगी तो हमारा गुजारा हो जाएगा। जी
क्योंकि मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। जिस पार्टी में गया था उस पार्टी ने धोखा दे दिया था। तो और जिस पार्टी का एमपी था उसे मैं छोड़ चुका था। तो कुल मिला करके उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा कीजिए, आप पीएम हाउस आ जाइए। तो मैं वहाँ से सीधा पीएम हाउस चला गया। पीएम हाउस में अटल जी मिले, मैंने नमस्कार किया और उन्होंने कहा अपने स्टाफ से कि भाई डीपी यादव जी को लखनऊ भेजने का इंतज़ाम करो। जी। और मुझसे कहा कि आपको वहाँ कल्याण सिंह जी और राजनाथ सिंह जी मिलेंगे, आप जाके उनसे AB फार्म ले आइए। आपको हमारी पार्टी का उम्मीदवार मैं आपको हम चुनाव लड़ाना चाहते हैं। मेरे लिए तो एक खुशी की बात थी, क्यों एक अंधेरे में रोशनी की किरण दिख गई, नहीं तो मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो गया था कि अब क्या करूं। तो मैं चला गया लखनऊ और मैं वहाँ से उनसे टिकट ले आया और आकर के मैंने तो आते आते मुझसे माननीय राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह जी ने कहा कि भाई डीपी भाई नॉमिनेशन अच्छा होना चाहिए, जैसा कल मुलायम सिंह जी ने किया। तो ऊपर वाले की मेहरबानी से अच्छा नॉमिनेशन हुआ। मैंने अब सब दोस्तों को फ़ोन किया यहाँ से लेके पंजाब तक, क्योंकि दिल्ली के आसपास के 2-3-4 स्टेट उसमें हमारा आना जाना पहले से ही रहा, कभी खिलाड़ी के रूप में, कभी राजनीति के रूप में। तो चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे यूपी हो, वहाँ के जो यार दोस्त हमारे थे, हमने सबको फ़ोन किया भाई नॉमिनेशन है और आप लोगों को मेरी नॉमिनेशन पर आना है। जी। तो सब लोग भारी तादाद में वहाँ लोग आए और मैंने नॉमिनेशन किया। यहाँ से चुनाव शुरू हुआ मुलायम सिंह जी से। कभी मुलायम सिंह यादव जी से आपने बैठ के पूछने की कोशिश करी कि मुलायम सिंह जी, हम मेरे और आपका तो इतना अच्छा रिश्ता था, हाँ, तो कभी उन्होंने आपको बताया कि भाई ये रीज़न था या मैंने इस वजह से ऐसा आपसे। हुआ हर जगह जी। कुछ दुभाषीय लोग पैदा होते हैं, जी। राजनीति में भी और दूसरे उसमें भी, जी। चाहे वो व्यापार हो, चाहे राजनीति हो, चाहे और कोई सामाजिक संगठन हो। तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने मुलायम सिंह जी के कान में ये कहने की कोशिश की कि डीपी यादव उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। और ये विशेषकर एक हमारे बड़े नेता थे, समाजवादी पार्टी के ही अध्यक्ष भी थे, उन्होंने मुलायम सिंह जी को ये कहा, मुझे किसी ने बताया। तो मुलायम सिंह जी का रुख मैं देखता था, तो जो अपनापन शुरू में था वो अपनापन का रुझान उनका ख़त्म हो चुका था। क्या आप नाम बताना चाहेंगे वो नेता कौन थे? उन नेता का बुजुर्ग नेता थे, रामचंद्र दास जी नाम था उनका। जी। तो उन्होंने को अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहीं उनसे ये कह दिया कि मैं मुलायम सिंह जी से कि डीपी यादव प्रदेश का मुख्यमंत्री जा, जबकि ऐसी संभावना दूर दूर तक भी नहीं थी। तो मैंने एक दिन विधानसभा से मुख्यमंत्री जी निकले, मैं उनके साथ में उनके ऑफिस चला गया। मैंने ऑफिस में बैठ के मुलायम सिंह जी से पूछा, मैं नेताजी आप कुछ नाराज़ से दिखते हो, क्या कोई कमी होगी, क्या कोई गलती होगी मेरे से? तो आपका रुझान और स्वभाव वो नहीं है जो पहले था। जी। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और ऐसा तुम्हें ऐसे ही लगता है, बाकी ऐसी कोई। मैं बोला नहीं, आप सही बताइए कि बात क्या है, ताकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो, पता लगे और मैं उसे सुधार सकूं। उन्होंने कहा लोग कहते हैं कि तुम मुख्यमंत्री बनना चाहते हो। मैं बोला नेताजी एक बात बताइए, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका अकेला विधायक हूँ, तो मेरे पास यहाँ प्रदेश में 4, 6, 10 भी विधायक नहीं है, तो मैं मुख्यमंत्री कैसे बनूंगा? जी। ये तो बड़ी कॉमन बात है। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे दिमाग में ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। मैं राजनीति में आपके साथ आया हूँ, आपके साथ रहूँगा, जब तक आप रखना चाहें मैं आपका साथ दूंगा, क्योंकि हम उस खून के लोग हैं जिसके साथ हम खड़े हो गए, लग गए, दोस्ती हो गई, हम उसे नहीं छोड़ते हैं, उसके साथ देने का काम करते हैं। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, आगे देखेंगे। तो यहाँ से उनका रुझान दूसरी तरफ जाने लगा। तो सर लास्ट के कुछ दिनों में, जैसे अभी मुलायम जी अब तो नहीं है, पर हाउ वाज योर रिलेशन इन द लास्ट फ्यू इयर्स? नहीं, रिलेशन में कोई ऐसी बात तलखी इतनी, वही बड़े मतलब भाई वाली देखिए, बात थी। हाँ, राजनीति में जो रहता है, राजनीति में कोई ऐसी दुश्मनी तो पैदा नहीं होती, लेकिन विचारों में मतभेद आ जाता है। तो इनमें वो चेंज तो दिखाई देने लगा था, और मैं महसूस भी करता था कि अब रुझान मुलायम सिंह जी का वो नहीं है
जो पहले अपनापन का था। और अटल जी से कैसे रिलेशंस थे आपके? अटल जी से दुआ सलाम थी, बढ़िया नेता थे अटल जी, तो देश के महान नेताओं में हुए हैं। तो उनसे जब भी हम एमपी थे मिलने जाते थे, और प्रधानमंत्री हाउस में मुलाकात होती थी, मीटिंग्स में मुलाकात होती थी, तो बढ़िया लीडर, उनके लिए इज्जत। और फिर एक अच्छे ओरेटर थे, एक अच्छे स्पीकर थे, बोलचाल में शेरो शायरी और अच्छी बातें कहना नेताओं में, अच्छे नेताओं में गिनती थी अटल जी की, बड़े नेताओं में गिनती थी। यादव जी, जब आपको और मुलायम जी की आपकी दोस्ती, आपका बड़ा भाई, या जब भी वो रिलेशंस हम कंसिडर करते हैं, तो बहुत सारे ना एलिगेशंस भी उठते हैं साथ में। हाँ एक बड़ा फेमस एलिगेशन था गेस्ट हाउस कांड करके। हाँ, आप उसके आप बारे उसके बारे में क्या कहते हैं? मैं उसमें शरीक नहीं था, बल्कि ऐसा हुआ था कि जब वो गेस्ट हाउस का कोई ऐसी बातचीत आपस में कर रहे थे, तो मुझसे उनके एक अनुयायी ने कहा था कि भाई आपको गेस्ट हाउस में उस घेराव में जाना चाहिए जिसमें मायावती जी को घेरा जा रहा है। तो मैं उनसे मना करके और मैं चला गया था हरिद्वार, अपने कुछ 5-6 साथियों को, विधायकों को लेकर मैं देहरादून हरिद्वार चला गया था, जिस दिन गेस्ट हाउस कांड हुआ था उससे एक रोज़ पहले। तो उसमें मैं नहीं शामिल था। वो गेस्ट हाउस वाला मामला मेरी ना देख रेख में हुआ, ना मेरी सोच में, ना मेरे सामने हुआ। सर, अभी आप अटल जी की बात कर रहे हैं, और आपका एक पहलू भी है जो, और वहाँ कहीं ना कहीं आप और अटल जी उस पहलू में कॉमन है कि अटल जी भी कविताएं लिखते थे और आप भी कविताओं का बहुत शौक रखते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि साथ में बैठ के कुछ ऐसा कुछ डिस्कशन या कुछ? नहीं, अटल जी से कविताएं तो कई बार सुनते थे हम बैठ करके भी। अटल जी से जैसे घर पे कई बार मिलने गए हम जी। रेस कोर्स पे, जी तो तब भी एक हमारे साथी थे प्रधानाचार्य धारा सिंह जी, जी और अशोक प्रधान एमपी थे तब नोएडा से, जी और भी दर्शन सिंह यादव भी एमपी थे। तो जैसे 2-4-5 एमपी मिल करके कभी अटल जी से मिलने जाते थे, हाँ जी। तो कभी ये बातचीत होती रहती थी, हंसी खुशी होती रहती थी, कभी अटल जी से कुछ सुनाने की बात, कुछ उसकी बात, ये होती रहती थी। तो वो भी आपसे कभी सुनते थे? आप भी अपनी कविताएं उन्हें सुनाते थे? हाँ, एक आध बार, 1-2 लाइन, जितना हम उनके सामने ये तो कभी कह नहीं सकते, वो हमसे बहुत बड़े कवि और बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी, बहुत बड़े नेता थे, लेकिन कभी कि हाँ तुम्हें क्या कुछ कहना चाहते हो, तो कभी 2-4 शब्द हम भी बता देते थे, सुना देते थे। तो आपको सर ये कविताओं का शौक कैसे, मतलब बचपन से या कैसे, मतलब क्या ये कविताएं? देखिए, कवि मन एक ऊपर वाले की प्रेरणा और ऊपर वाले की देन है। जी ये कोई बहुत डेवलप करने से डेवलप नहीं होती है, ये तो मन के भाव हैं, जी एक सोच है जो उन शब्दों को कविता के रूप में पेश होने का अवसर देती है। तो वक्त के अनुसार, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, कविता भावुकता भरी होती है और भावों से उत्प्रोत होती है। जी तो मैं अपनी कविताओं में जीवन उपयोगी कविता लिखता हूँ और जीवन में उत्साहित करने वाली कविता लिखता हूँ। मैं आशावादी दृष्टिकोण की कविताएं लिखता हूँ। तो उन्हीं कविताओं को लिखने का मन पहले भी रहता था, आज भी है, आगे भी रहेगा। आप अभी भी कविताएं लिखते हैं? हाँ, मैं लिखता हूँ। अभी मेरी एक किताब प्रकाशित हुई है, जी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जी वक्त साक्षी है, जी। जिसका जिक्र मैंने अभी किया, और वो किताब मेरे पास भी है। कोई कविता सर जो अभी आप सुनाना चाहें, ऐसी कोई भी रैंडमली जो अभी आपने रिसेंटली लिखी हो, या पहले से आपको ये लगे ये मुझे रिप्रेजेंट करती है, या डीपी यादव के, या डीपी यादव अपने आप को इस कविता के जरिए लोगों के बीच में 2 लाइन या 4 लाइनों की? मेरी कविता है मैं दबंग तबीयत वाला हूँ, इससे तो कोई इनकार नहीं, पर बेगैरत सी बातों से मेरा कोई सरोकार नहीं। बदला लेने की दुनिया में मेरा अपना पैमाना है, धोखा देना और विश्वासघात ये मेरा कारोबार नहीं। जोखिम और चुनौती के हर कदम पर चलकर देखा है, कमजर्फ और कारों का मैं कभी भी पैरोकार नहीं। सबने आजमाया है मुझको, तू भी आजमा कर देख मुझे, सबका खुदा ऊपर वाला है, कोई दूसरा नंबरदार नहीं। बहुत अच्छे सर, बहुत बढ़िया सर, मतलब बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है कि आपकी पर्सनैलिटी को जो एकदम निखार के बाहर लेकर जी, आती है। जी, जी। इसमें सारी चीज़ें आपने कवर करी हैं हाँ कुछ जी, ही हाँ, लाइनों हाँ में। जी, हाँ। जी तो यही है, और कविताएं तो अच्छी अच्छी हैं। जी। एक कविता आपको और सुना देता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, सर, प्लीज़। सुनाइए।
कठिन समय के कठिन पलों में यदि तुझ में कुछ साहस है बाकी, जिंदा रहने की जिद तुझ में और जीवन का विश्वास है बाकी। ऐसा कोई समय नहीं बंधु जिसका कोई अंत नहीं, जीवन फिर रोशनी पाता है यदि जीने का प्रयास है बाकी। कठिन समय के अंतराल में ऐसे भी क्षण आते रहते हैं, दिल दिमाग जब थम जाता है बस जीवन का आभास है बाकी। देख क्षितिज पर फैली रोशनी, सुबह का सूरज फिर चमकेगा, लिख देंगी फिर भोर की किरणें जो तेरा इतिहास है बाकी। बहुत अच्छे सर। मतलब मतलब इस पोयम की लाइन पे एक चीज़ मेरे को पूछनी है हम्म। सर, ये कठिन समय के ऊपर पोयम्स हैं सर, एंड हमने देखा सर आपकी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स आए हैं संघर्ष ही संघर्ष रहा यार। सर। उनमें से एक दो डिफ़िकल्ट टाइम्स की अगर मैं बात करूं हम्म, सर, सबसे पहला तो डिफ़िकल्ट टाइम अगर मैं बोलूं सर, आपके ऊपर एक एलिगेशन आया था गेस्ट हाउस कांड का। हाँ सर जी। आपका क्या टेक है उस पर, व्हाट वाज इट एग्जैक्टली? नहीं, गैस क्राफ्ट कांड में मेरा कोई रोल नहीं अच्छा, और मेरा कोई सोच भी नहीं था, हाँ जी, बल्कि मैं उसका विरोध करके और वहाँ से हरिद्वार देहरादून चला गया था अपने प्रोग्राम पे। गेस्ट हाउस कांड एक दिन बाद का हुआ था, मैं एक दिन पहले चला गया था, हाँ जी, क्योंकि मुझे उसमें कोई रुझान नहीं था कि राजनीति में किसी के साथ जोर जाती की जाए और ज़बरदस्ती की जाए। और शायद यही बहुत सारा कारण रहा हो कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच एक मेरे प्रति अविश्वास पैदा हुआ हो जी। और उन्होंने सोचा हो कि इसने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन मेरा मन ही नहीं था। मैं कभी राजनीति में जोर ज़बरदस्ती का तो ये हकदार तो नहीं अच्छी था। बात है ना, आपने अपना स्टैंड लिया कि जो हाँ। सही है उसके साथ रहे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ऐसी एक और बहुत मेजर एलिगेशन आया है, हाँ, अगर जो हमने रिसर्च करी है, बादलो हमने, नहीं बताओ। देयर वर लॉट ऑफ मर्डर एलिगेशंस। और जिसमें सबसे देखिए, पहला सवाल ये है कि मर्डर का एक गंभीर अपराध है और मेरे ऊपर हत्या की बात की तो की, जैसे कि हरियाणा का मैंने बताया। हाँ जी, अब वो तो अगर कोई लोग कहीं शराब पी के किसी हादसे में मर गए हों तो वो तो, और फिर दूर दूर तक हमारा उन ज़िलों से हरियाणा से ताल्लुक़ नहीं, तो महज जैसा रंजिश में कोई नाम लिखवा देता है। उसके बाद में भी ये महेंद्र भाटी वाला मामला भी तो रंजिश में आया, जी इसमें कोई हम ऑफेंसिव या हम कोई हमलावर थोड़े ही हैं। जी उसमें भी ऐसे ही लिया गया, राजनीतिक तौर से रंजिश निकालने के लिए हमारे नामों को घसीटा गया। लेकिन सर जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि आप और वो दोनों अलग अलग ज़िले से थे, हाँ, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपके ऊपर एलिगेशन लगाए गए? आपको हम मुलायम सिंह जी की पार्टी में थे, वो दूसरी पार्टी में थे। सिर्फ ऐसा इसीलिए एलिगेशन इसलिए लगाया गया कि राजनीतिक कि- द्वेष की वजह से? हाँ, अब ये हो सकता है कि उसके मारने वालों में जी कोई लोग हमारे जानने वाले हों या कोई ऐसा कहने वाले हों, बाकी तो हमारा कोई ताल्लुक उस बात से कभी रहा ही नहीं। और इस ड्यूरिंग सर इस चीज़ का 2015 में आप जेल में भी रहकर आए, तो हाँ, यही मेरा दुर्भाग्य है कि झूठे एलिगेशन में, वो भी राजनीति से प्रेरित एक मामला था, बल्कि अगर बिल्कुल क्लियर कहूँ कि उसमें भी राजनीतिक लोगों ने, हालांकि अब कुछ लोग बेचारे ईश्वर को प्यारे हो गए, स्वर्ग से धार गए, अच्छी जगह हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने कुचक्र रच करके मेरे को इसमें इन्वॉल्व कराने का काम किया। उसमें सीबीआई की इंक्वायरी करा के, उसमें सीबीआई के जांच करने वाले जो हैं वो भी तुम्हारे हरियाणा के ही ऑफिसर थे, जी उनसे उनकी रिश्तेदारियां थीं जी और उस तरीके से उसमें हमको चार्जशीटेड किया गया, जी। जबकि उस ताल्लुक से भी, उस मामले से भी हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो सर उस टाइम का कुछ एक्सपीरियंस के बारे में, जब आप उसमें थे, जेल में थे, तब आपको ये लगता था कि मुझे गलत चीज़ों के बीच में फंसाया गया, फिर भी मैं यहाँ पे ये टाइम ये किताब वहीं की देन है। अच्छा, मैंने वहाँ टाइम बिताने के लिए और अपनी सोच को मजबूती देने के लिए इन कविताओं का लिखना शुरू किया। कई कविता किताब वहाँ लिखेंगे उस पीरियड में। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सर आप शायद हर पार्टी में रहे, अलग अलग पार्टियों में आप हर रहे। में तो नहीं, लेकिन हाँ, जैसे चुनाव लड़ने के लिए अटल जी ने बुला लिया तो मैं बीजेपी में चला गया। बीएसपी से मतभेद होने के बाद मुलायम सिंह ने मिला तो मैं समाजवादी में, शुरू में समाजवादी में था ही, बस। और बहुजन समाज पार्टी से भी आपका रिश्ता रहा है? हाँ, बहुजन मैं बताता हूँ जी कि उससे जब मुलायम सिंह जी ने इधर बुलाया तो हम मुलायम सिंह जी के साथ आ गए दोबारा से।
बस यही रहा। मायावती जी से कैसे रिलेशन वही बीएसपी मायावती जी से अच्छे रिलेशन रहे, उनके पार्टी से मैं एमपी भी रहा हूँ, सांसद रहा हूँ। तो हाँ। अच्छा, तो मतलब ऐसा कि उन्हें छोड़ने का रीज़न कुछ? देखिए, बुनियादी तौर पे हमारी राजनीति ये राजनीति है जो गरीब अभाव भरे लोगों के बीच में किसानों, मजदूरों, नौजवानों की राजनीति है। उसी को लेकर हम राजनीति में आए, वरना अपना खाना कमाना तो कर ही रहे थे। ट्रैक्टर चला लेते, हल चलाते थे, खेती करते थे, व्यापार करते थे, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं थी। राजनीति में ये सोच करके आए कि कुछ अच्छा करेंगे, गरीब लोगों के लिए बढ़िया करेंगे, नौजवानों के लिए कोई रास्ता बनाएंगे। जब उन चीज़ों को पूरा होता हुआ जहाँ नहीं देखा तो इसमें मतभेद हुए। हमारे ऊपर राजनीति में कोई एलिगेशन नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता डीपी यादव ने अपनी राजनीतिक कैरियर में 20 साल में कोई हेरा फेरी की है या कोई कहीं किसी तरह की कोई बेईमानी की है, कोई घपला किया है। बस मतभेद यही थे कि जिस बुनियाद को लेकर हम राजनीति में आए हैं, जिस विचारधारा को लेकर हम राजनीति में आए हैं, उस राजनीति की विचारधारा को पूरा ना होते हुए देख करके उन लोगों से मतभेद हुए, और मतभेद होने के बाद हम लोग अलग हो गए। अब चूंकि हमारा सोच भी हमेशा किसी कमजोरी का सोच तो रहा नहीं जी। इसलिए लीडर के साथ ये मतभेद पैदा हो गए। उन्होंने देखा कि भाई ये तो आगे बढ़ करके बोलने लगे ये लोग, तो उन्होंने जब ऐसे निर्णय लिए तो नेचुरली दूसरी पार्टियों का दामन थामना पड़ा। सर अभी इफ यू टॉक अबाउट टुडेज पॉलिटिक्स, सर अभी आप पॉलिटिक्स में वापस कुछ करने की सोच रहे हैं? एनी थॉट्स ऑफ फाइटिंग एन इलेक्शन राइट नाउ? हाँ, किसी पार्टी ने अगर समान विचारधारा वाली पार्टियों ने साथ दिया और उन्होंने कहा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। सर अभी अगर आप देखो अपने आप को, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आइडियोलॉजी है, हाँ। वो भी कौन सी पार्टी से सबसे ज़्यादा अलाइंड है? कौन सी पार्टी लगता है कि हाँ ये मेरी आइडियोलॉजी की पार्टी है? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं इन पार्टियों में रहा हूँ, और अटल जी ने मुझे चुनाव लड़ाया, बीजेपी ने चुनाव लड़ाया, राज्यसभा में भी गया मैं उनके उससे। तो आज की डेट में भी मोदी जी काम तो अच्छा कर रहे हैं, गरीबों के लिए अनाज बट रहा है, किसानों के अकाउंट में पैसा जा रहा है, कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया बन रही है देश की, उद्योग भी लग रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कोई बुरी विचारधारा की पार्टी तो नहीं है, अच्छा ही कर रहे हैं। जो लोग देश के लिए अच्छा करते हों, गरीब के लिए अच्छा करते हों, वो पार्टी अच्छी है। जी सर, आपने अपनी पार्टी का भी गठन किया था? हाँ, मैं उससे हमारा 4 एमएलए चुन करके भी गए थे, विधानसभा में हमारा ऑफिस भी मिला था। जी। लेकिन बीच के इस दुर्भाग्यपूर्ण वक्त से जी। गुजरने के बाद हमारी पार्टी का संगठन टूटा, और दोबारा उस पार्टी को खड़ी करने में हमको वक्त लगने का अंदेशा था। इसलिए हमने बहुत मजबूती से, हालांकि अभी भी हमारी विचारधारा के, हमारी पार्टी के संगठन आज भी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में मौजूद है, लेकिन पार्टी को उस रूप में खड़ा नहीं कर पाए हम जिस रूप में सोच करके हमने पार्टी का गठन किया था। जी। सन 2012 में सर एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में एक हाइप चली थी कि डीपी यादव जी वापस समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं, और उस टाइम पे मुलायम सिंह यादव जी चाहते थे कि आप उनके साथ आएं, लेकिन एक ये वो था कि नहीं, ऐसी अफवाहें चलती रहीं। जी। अखिलेश जी ने उसमें कुछ ऐसे बयान दे दिए, हालांकि दोबारा बात तो हुई थी। जी। मुलायम सिंह जी हमको जगह देना चाहते थे, बुलाया भी था, उनसे बातचीत भी हुई थी। जी। लेकिन अखिलेश जी के हाथ में बागडोर आने के बाद फिर अखिलेश जी ने कुछ अलग एक्ट करना शुरू कर दिया। तो फिर हम ऐसे लोग तो हैं नहीं कि वही दरवाजे पर खड़े होकर याचक बन करके, हम तो काम करने वाले लोग हैं, जनता के बीच काम करते हैं और अपने ईमानदारी के बल पर राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं। जी। उस लिहाज से फिर वो ताना बाना नहीं बना। जी। शिवपाल यादव जी से भी आपकी काफ़ी अच्छी दोस्ती है? अभी भी दोस्ती है, हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है। हाँ, तो आपने दोस्त बहुत बनाए हैं अपने पॉलिटिकल करियर में? नहीं, दोस्त भी बनाए हैं और मतभेद वाले लोग भी हैं, अच्छा। लेकिन दोस्त काफ़ी बनाए हैं। जो आम जिंदगी में भी दोस्त हैं, खिलाड़ियों में भी दोस्त हैं, समाज सेवियों में भी दोस्त हैं। तो बहुत सारे दोस्त हैं, यहाँ से लेकर बॉम्बे तक दोस्तों की लंबी कतार है। सर आप बॉम्बे की बात कर रहे हैं, बॉम्बे से एक चीज़ पूछना चाहेंगे, और बहुत कम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है कि आपने मूवीज़ को डायरेक्ट या प्रोड्यूस भी किया है और उनमें खुद एक्ट भी किया। जी हाँ जी। तो उस चीज़ के बारे में बताइए प्लीज़, कैसे नहीं, मूवीज़ में? आकांक्षा फिल्म थी हमारी, और उसके बाद भी हमारे लोगों से ताल्लुकात रहे हैं। जी। और मैं बॉम्बे रहा भी हूँ। जी। बाकी उस लाइन में भी हम अपने आप को बहुत ज़्यादा जमा नहीं पाए,
उसका कारण सोच रहा जी कि हम बिल्कुल यथार्थ की ज़िंदगी पे पैर रख करके चलना चाहते थे और जी। चलना चाहते हैं। जी जहाँ जहाँ उसका अभाव दिखा वहाँ से मतभेद हो गए। जी। तो आप मतलब मूवीज में फिर से जाने का कुछ ऐसा प्लान? नहीं बिकॉज आप एक मतलब बहुत कम लोगों ने ये जानते हैं कि आप मूवीज में आपको शौक था, तो अभी मूवीज वगैरह देखते हैं सर? हाँ, मूवीज़ वगैरह अब तो टाइम इतना नहीं होता है, जी लेकिन अभी जो मैं बायोपिक लिख रहा हूँ उसको उसकी स्टोरी को जिन जिन की पता लगी है जी। वो एक दो लोग वहाँ से आए हैं कि हम ये बनाना चाहते हैं। अब अच्छा। देखो आगे आने वाले टाइम में वो क्या कहते हैं, उस स्टोरी को लेकर के हमसे बनाने की बात वो लोग करते हैं। जी तो जैसी आगे आगे वो आएगा टाइम में सर देखा जाएगा। जी। सर एक सवाल जो आपके नाम के साथ जुड़ता है, हाँ। आपके बड़े बेटे हैं हाँ। विकास यादव जी, हाँ उनका एक इंसिडेंट हुआ था हाँ अब जो कि कहते हैं कि आज से मतलब उस टाइम का सबसे चर्चित इंसिडेंट था। हाँ। तो आप उसका उस चीज़ पे क्या टेक है कि भाई देखिए ये तो मैं बार बार नहीं कहूँगा कि हर बात या हर हमारे साथ जो वो हुआ है वो हादसा या इत्तेफाक है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो मेरी ज़िंदगी का एक दुखता हुआ पहलू है आपको लगता है सर कि कि पढ़ने वाले बच्चों के बीच में कोई कहासुनी हो, किसी शादी ब्याह में झगड़ा हो जी और उसके नतीजे ऐसे निकल के आए जो दुर्भाग्यपूर्ण हों, तो लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ जितना मैंने जाना है कि अब तो उस पर कुछ बोलने का ज़्यादा उचित इसलिए नहीं है कि कोर्टों ने सब कुछ तय कर दिया है, जी। लेकिन उसमें भी उन लोगों का वो कसूर नहीं था जिस कसूर की सज़ा उनको दी गई। आपके बेटे और आपके भांजे उस हाँ जी, चीज़ में, हाँ जी, हाँ। तो उस टाइम पे जब आपको इन चीज़ों के बारे में पता चला तो आपका क्या रिएक्शन था कि भाई मेरा बेटा ऐसी चीज़ नहीं कर सकता या ना क्या? हमने कहा मीडिया से, लेकिन चूंकि मीडिया के दूसरे लोगों के लिंक, दूसरे लोगों की पहुंच, दूसरे लोगों की सोच कुछ हमसे ज़्यादा बहुत बड़े और पैसे वाले और ताकतवर लोग थे, उन्होंने हमारी बात को नहीं चलने दिया और उन्होंने अपने पक्ष को इस्टेब्लिश किया। तो क्या आप ये मानते हैं सर कि वो जो इंसिडेंट हुआ वो आपकी लाइफ का, आपके पॉलिटिकल करियर का टर्निंग पॉइंट है? हाँ, बहुत शायद आप बुरा, जहाँ पर आज हैं इससे भी बहुत आगे जा कोई सकते दो हैं। राय नहीं। मैं इस बात को महसूस करता हूँ और मानता हूँ क्या ये प्रत्यक्ष में भी है कि वो मेरा एक दुखता हुआ पहलू है जी और मुझे जितने भी मेरे विरोधी थे जी। सब लोगों ने इकट्ठा होकर के उसको अंजाम देने का काम किया। जिस परेशानी को, जिस दिक्कत को हम आज तक भुगत रहे हैं, महसूस करते हैं। तो यहाँ पे एक बात और भी आती है, जैसे आपने बताया कि उस टाइम मीडिया ने बहुत एंटी वो करा। सर पॉइंट ये है, आज की डेट में मीडिया ट्रायल बहुत ज़्यादा चलता है, तो आपके ऊपर भी मीडिया ट्रायल चला। एंड अगर हम मीडिया ट्रायल की बात करें, देयर इज़ अ वेरी फेमस जर्नलिस्ट जिनने आपके ऊपर एक कमेंट किया था कि वो आपसे डरते हैं या बाहुबली हैं आप। सर व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट कमेंट कि मीडिया ट्रायल सही है किसी इंसान के बारे में? जैसे कभी आपको बाहुबली कहते हैं, वो जर्नलिस्ट कहते हैं कि वो आपसे डरते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरह से आपको संज्ञा दे दी गई कि डीपी यादव जी एक बाहुबली हैं। कभी भी नहीं डराया गया किसी को, ना किसी को कभी बुरा बोला गया। अब ये मतलब ये जर्नलिस्ट कोई बड़ा हो छोटा हो वो भी किसी से प्रेरित हो सकते हैं, दूसरे लोगों के साथ उनका भी ताल्लुक हो सकता है। तो इस तरीके से हमको इसका वो बनाया गया, मतलब क्या कह सकते हैं कि उसको शिकार बनाया गया गलतफहमी का। हमने तो कभी किसी को ना कभी गाली दी, ना कभी टेरराइज किया, ना कभी मारा पीटा। हमारे तो कोई सर ऐसा उस नहीं दिन मतलब जब हम आपसे मिले तो बाद में हम यही बात कर रहे थे कि हमारा एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा था, जैसे एक फैमिली को ट्रीट करते हैं आपने हमें वैसे ट्रीट करा, आपने हमसे सारी बातें करी। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ जर्नलिस्ट है जो कहते हैं कि वो आपसे मिलने से पहले डर रहे थे या वो कांप रहे थे। पता नहीं। तो इसका आपके बारे में व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज नहीं, दिस मैं तो मीडिया कभी का मैं thing? समझता ही नहीं कोई अपने घर में बैठ कर के किसी कोई राय कायम कर ले तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन मेरे साथ में तो कोई ऐसा नहीं हुआ। मुझे याद नहीं कि मैं किसी जर्नलिस्ट से गलत बोला हूँ, कभी गालियाँ दी, कभी इसमें मारपीट की हो। इसमें मेरा- एक टेक ये भी है सर, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डीपी यादव जी अपने बारे में ये जो कथाएं हैं या ये जो कहानियां हैं इनको खुद प्रचलित करवाते हैं, आगे बढ़वाते हैं ताकि लोगों के बीच में एक डर कायम रहे और उनका जो वर्चस्व है या वो आज की राजनीति है उससे जो है वो मतलब जुड़े रहें अगर ताकि हम लोग। मीडिया के बारे में ऐसा सोचते कि हम प्रचलित कराते तो मीडिया हमारे खिलाफ ही क्यों होता। जी हमने तो कभी ये कोशिश भी नहीं की।
मैं तो कह रहा हूँ ये दुखता पहलू है कि हमने अपनी बात को कहने की कभी कोशिश इसलिए नहीं की कि जो सच्चाई नहीं है उसके बारे में हम कह करके क्या कहें। जी इसलिए हमने सोचा कि जब कुछ असलियत है ही नहीं तो हमें कहना क्या है। जी और उसका नुकसान हमें ये मिला कि हमारे खिलाफ दुष्प्रचार होता रहा और हम जी। उसके शिकार होते रहे। तो आप मतलब आपका ये टेक है कि ना आप इसके मतलब पॉजिटिव में है ना नेगेटिव में है। नहीं, मैं तो नेगेटिव में तो क्या, लेकिन फिर भी किसी केस का मीडिया ट्रायल कभी भी नहीं होना चाहिए। जी असलियत के आधार पर ही निर्णय होने चाहिए। हम्म, और जो इनोसेंट लोग हैं, जो समाज में अच्छे ढंग से जीना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, उसे जीने का, आगे आने का मौका मिलना चाहिए। जी आपके एक और बेटे हैं, छोटे बेटे हैं, हाँ कुणाल यादव जी, जी। वो उनके बारे में हमने जितना पढ़ा वो अभी राजनीति में आना चाह रहे हैं, अभी उन्होंने पिछला चुनाव भी लड़ा है। हाँ तो उनके चुनाव के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब वो जितना हमने उनके बारे में जानने की कोशिश करी, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वो भी आपकी तरह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, हाँ जी, हाँ काफ़ी अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं। जी, हाँ जी। यदु कॉरपोरेशन के नाम से उनका एक काफ़ी हाँ, अच्छा हाँ जी, बिजनेस अभी चल हाँ भी जी, रहा है, आप हाँ भी जी। बता रहे थे। तो आप उनको राजनीति में लाने का या उनसे। नहीं, मेरा विचार नहीं था, लेकिन इत्तेफाक ये है कि मैं उस टाइम चुनाव नहीं लड़ सकता था। जी मैं पैरोल पाया हुआ था और लोगों की डिमांड थी कि आपके यहाँ से, आपके परिवार से जरूर कोई चुनाव लड़े, जी इसलिए कुणाल को चुनाव लड़ा दिया गया। वरना उसका रुझान जो है वो पॉलिटिकल नहीं है जी। और बिजनेस में है, वो अपना बिजनेस ही करना चाहता है। वो कम्प्लीटली बिजनेस की तरफ है, हाँ, उनका पॉलिटिक्स से हाँ कोई। जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए ये तो अभी सर एक चीज़ और ऑन हाँ। द एंडिंग नोट आई वांट टू नो, आज की जनरेशन जो पॉलिटिक्स में आना चाह रही है या जो बच्चा पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहा है कि कैसे आया जाए, व्हाट विल बी योर फीडबैक या योर सजेशंस कि अगर किसी को पॉलिटिक्स में आने, किस तरीके की पॉलिटिक्स में आए? सर जिस कैसे तरीके से politics आप में आए? बिल्कुल एक छोटे परिवार से उठ के आए हैं, तो आज के टाइम में अगर कोई बच्चा उस चीज़ में ये करना चाहे कि भाई मैं भी आपसे इंस्पिरेशन देखिए, राजनीति किसी की जायदाद नहीं है। जी अच्छी सोच के साथ, राष्ट्रीयता के साथ, देश प्रेम के साथ, अच्छाई के लिए जो भी राजनीति में आना चाहे, नौजवान को बिल्कुल राजनीति में आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? सर राजनीति में आने के लिए अगर किसी नौजवान को आना भी है, राजनीति में आना बहुत टफ है क्योंकि किसी को वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी स्टार्टिंग पॉइंट? देखिए, छात्र नेता भगवान बने या कृष्ण ने कैसे? कर्म के आधार पर गीता को रचा और भगवान कृष्ण ने यह संदेश दिया है कि कर्म करना इंसान का फर्ज है। अच्छे कर्मों में विश्वास रखना चाहिए और अच्छाई को बहुत दिन तक ना कोई रोक सकता है, ना मार सकता है। वो एक ना एक दिन अपने रूप में आती है और अपनी परिभाषा देती है। तो अच्छे काम करने के लिए आगे आना चाहिए नौजवानों को। विरोध होता है, कोई बात नहीं, विरोध को पार करके आगे जाना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए अपने आप में और अच्छाई की राजनीति करनी चाहिए, उसकी देश को ज़रूरत है। सर बस एक लास्ट सवाल अभी फ़िलहाल के लिए, अभी हाँ। तो बात करने के लिए तो खैर आपसे बहुत सारी बातें हैं, जी। अभी आज समय की कमी है, तो मैं एक लास्ट सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि कोई भी बच्चा आ सकता है, लेकिन अभी के टाइम में राजनीति में आने के लिए पैसा और बाहुबल, जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई इन दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, तो आपका इस चीज़ पे क्या टेक है कि कितना पैसा या मतलब इन सब चीज़ों का देखिए, कितना अब रोल है? अब कोई महात्मा गांधी जी का आंदोलन का और उस टाइम तो रहा नहीं है जब देश आज़ाद हुआ था। जी लोग कंधे पे थैला टांग करके और चप्पल पहन के राजनीति किया करते थे, हम भी देखा करते थे, साइकिलों पे चल के, पैदल चल के, ट्रैक्टरों पे चढ़ के। आज राजनीति साधनों के साथ की राजनीति हो गई है। जी आज प्रचार के लिए भी, मीडिया के लिए भी, साधनों के लिए भी, खर्चे के लिए भी आज आर्थिक व्यवस्थाओं की ज़रूरत है। इसलिए राजनीति में आने के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी मजबूत होना चाहिए आदमी को जी और विचारधारा से मजबूत होना चाहिए। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू सो मच सर। एक उम्मीद किताब करते आप हैं लो, कि- एक आप लो श्रीमान। थैंक यू सो मच सर। उम्मीद करते हैं आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ बहुत अच्छा थैंक यू रहा यार, होगा। थैंक यू।